जीव भार। जीव भार, जीव भार का मतलब जीवों का वेटेज, वही ये भी सीधा बनाना है। एक तो बनेगा सीधा और इसमें भी कैसा बनाना, उल्टा। और सेकंड ट्रिक क्या है कि भाई इसमें जो जीवों को है, जीवों को भार या वेटेज के रूप में दर्शाना, जीवों को भार में दर्शाना। किस में दर्शाना, भार में दर्शाना है। अब भार के अंदर हमें पता, हम किसके अंदर, किलोग्राम, केजी, और आपके ग्राम के अंदर डालते हैं नहीं डालते हैं। जैसे मैंने बोल दिया मेरा ये सीधा है और ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, दोनों कंडीशन में एक तो हमारे पास में ये हो गया, इसका पिरामिड होता है आपके पास में सीधा, और ये पिरामिड आपके पास में इसका कैसा हो जाएगा बेटा, उल्टा। सीधे के अंदर 1 2 3 फॉर्मेट, ये आपके 1 2 3 4 जितने बनाओ आपकी मर्जी है। अब यहाँ करना क्या अपने को, भार दर्शाना। वही चीज इसमें जैसे दिया हुआ देखो, नीचे हमने मान लिया ये प्राथमिक पोषी स्तर, ये द्वितीयक पोषी स्तर, ये तृतीयक पोषी स्तर, ये चतुर्थ पोषी स्तर। मैंने यहाँ मान लिया 800 केजी है, और यहाँ पर मैंने मान लिया 700 केजी है, और मैंने यहाँ मान लिया 600 केजी है, और मैंने यहाँ मान लिया 500 केजी है। लगातार वेटेज कम होता है। और उल्टे के अंदर भी क्या होगा कि भाई ऊपर की ओर सबसे ज़्यादा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो उसकी संख्या लगातार क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर अपने पास में आता है ऊर्जा का पिरामिड। बस इतने इसमें बेटा जरूर याद रखना है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा ही सीधे बनते हैं। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। और ये कैसे बनते हैं वो भी हमें पता है कि भाई यहाँ हमने इसको नाम दे दिया, ये प्राथमिक पोषी स्तर। प्राथमिक पोषी स्तर ये आपका कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक पोषी स्तर। द्वितीयक पोषी स्तर हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, तृतीयक पोषी स्तर हो गया, ये आपका कौन सा हो जाएगा, चतुर्थ पोषी स्तर। आगे चीज समझ में। तो यहाँ जैसे मान लिया कि हमने ऊर्जा का पिरामिड पढ़ा है, तो 1000 जूल यहाँ है, सॉरी 10,000 जूल यहाँ है, तो 1000 जूल यहाँ पर हो जाएगा, 100 जूल यहाँ पर हो जाएगा, 10 जूल कहाँ पर हो गया, यहाँ। अब यहाँ क्या होता है कि भाई जैसे जैसे ऊर्जा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में चली जाएगी, तो वैसे वैसे ऊर्जा का क्या होने वाला, ह्रास होने वाला। ऊर्जा लगातार क्या होने वाली बेटा, कम होने वाली है। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, ऊर्जा का पिरामिड। जैसे इसमें दिया, किसी पारितंत्र में ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर पर पहुंचती है, तो हर स्तर पर ऊर्जा के रूप में ऊष्मा ह्रास होती है। कहने का मतलब जहाँ एक सेक्टर से ऊर्जा दूसरे सेक्टर में जाती है, वहाँ लगातार ऊर्जा का क्या हो रहा, ह्रास हो रहा। ऊर्जा लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। जैसे यहाँ 10,000 जूल, यहाँ 1000 जूल, यहाँ 100 जूल, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 जूल। ये इसका प्राथमिक पोषी स्तर, द्वितीयक, तृतीयक, ये आपके ऊपर की ओर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। ये आपके पिरामिड बेटा, ये तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। खाद्य श्रृंखला, उसके बाद में खाद्य जाल, और उसके बाद में पिरामिड। ये आपका जो इकोलॉजी का 4th यूनिट है, इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके 101% आपके आने वाला है। फिर अपने पास में बेटा अनुक्रमण, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, अनुक्रमण का मतलब हो गया किसी ऐसे सामुदायिक जहां पर बंद परिवर्तन, जिसमें देखो कहने का मतलब किसी सामुदायिक में होने वाले श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन, जिसमें नए सामुदायिक को पुराने सामुदायिक, कहने का मतलब देखो मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी पुरानी चीज को नई चीज के द्वारा प्रतिस्थापित कर लेते हैं, जैसे पुराना सामुदायिक, एक पुरानी कॉलोनी को हम उजाड़ के उसकी जगह नई कॉलोनी डाल लेते हैं, उसका मतलब हो गया अनुक्रमण। किसी ऐसी जगह पर हमें कोई दूसरी नई चीज डेवलप करनी है, तो हम पुरानी चीज को क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे। कहने का मतलब हो गया कि किसी सामुदायिक में श्रृंखलाबद्ध परिवर्तन, जिसमें आपके नए समुदाय के द्वारा किसको प्रतिस्थापित कर लेना, पुराने समुदाय को प्रतिस्थापित कर लेना, उसको हम बोलते हैं अनुक्रमण।
फिर आता है अनुक्रमण के लक्षण और विशेषता। हमेशा याद रखना बेटा, अनुक्रमण हमेशा भूमि परिवर्तित हो जाती, कहने का मतलब जहां पर कुछ भी नहीं है वहां हम परिवर्तन कर सकते हैं, नई आपकी फसल उगा सकते हैं। हमेशा एक ही दिशा के अंदर चलता है। दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक का मतलब एक ही लंबी उम्र के साथ में वो चलता रहता है। और हमेशा याद रखना इसका अंतिम चरण हमेशा स्थायी यानी कि स्टेबल होता है। प्राथमिक के जैसे पादप बन रहा है इतना स्थायी नहीं होगा, द्वितीय के अंदर भी इतना स्थायी नहीं होगा, परंतु जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो लगातार क्या होता जाएगा, स्थायी होता जाएगा। अनुक्रमण के चरण, पहला होता है क्रमिक। यदि विदेशी जातियों को हम आक्रमण करवा के उसमें प्रवेश करवाते हैं तो वहां पर वो क्या करेंगे, जल्दी बदलेंगे। पूर्वगामी का मतलब हो गया अनुक्रमण की प्रथम अवस्था जिसमें छोटे छोटे पादप और अधिक बनते हैं, नए आवासों के कारण ये चयन कर सकते हैं परंतु स्थायित्व नहीं होता। कहने का मतलब हो गया कर्मिक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रकार की विदेशी जातियों को लाकर हम प्रवेश करवा रहे हैं। और पूर्वगामी का मतलब वो जनरेट तो हो जाएंगे परंतु वहां उनमें स्टेबिलिटी इतनी नहीं आएगी, इतने वो स्थायी नहीं हो सकते हैं। फिर आता है चरम और आखिरी अवस्था। हमें भी पता है हमेशा आखिरी अवस्था इसकी क्या होती है, स्थायी होती है। फिर अपने पास में आता है अनुक्रमण के प्रकार। अनुक्रमण के प्रकार के अंदर पहला होता है प्राथमिक अनुक्रमण। देखो इसको याद करने का एक तरीका क्या होता है, प्राथमिक अनुक्रमण क्या हो गया कि हम लोग एक तो क्या करते हैं, जैसे मैंने बात कर ली लावा, किसकी बात कर ली, लावा, और उसके बाद में मैंने बात कर ली नग्न पत्र, रोक है, और एक मैंने बात कर ली किसकी, नवजीवित स्थापना में एक बात कर ली मैंने जलाशय जो पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अब बेटा यहां हम किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन चाहेंगे करना तो लावा वहां पर चांसेस कम है, और नग्न पत्र और जलाशय देखो यहां पर आप किसी प्रकार की वनस्पति विकसित करना चाहोगे तो हो तो जाएगी परंतु वो कैसी होगी, वो आपका अनुक्रमण कैसा होगा, धीमी अनुक्रमण होगी, या इसके अंदर स्लो अनुक्रमण होने वाला। अनुक्रमण का मतलब मॉडिफिकेशन तो होगा परंतु उसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और उसके बाद में यदि यही हम बात करते हैं किसकी, द्वितीयक अनुक्रमण की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, द्वितीयक अनुक्रमण की हम यदि बात करें बेटा तो द्वितीयक अनुक्रमण के अंदर होगा क्या कि भाई अपने को यदि कोई चीज बनी बनी मिली है और उसके ऊपर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो तेज गति से, किस गति से, तेज गति के द्वारा क्या होगा, उसके अंदर अनुक्रमण होगा। ये वैसे आपके सिलेबस में नहीं तो भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। फिर मेन इसके अंदर अपना जो टॉपिक आता है वो पोषक चक्र। पोषक चक्र का मतलब हो गया विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक की गतिशीलता। विभिन्न घटक, देखो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जैविक घटक और अजैविक घटक है, उनके द्वारा जो एक दूसरे के ऊपर स्टेबल या स्थायी रहना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोषक चक्र बोलते हैं। पोषक चक्र दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है गैसीय जिसको हम कार्बन चक्र, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के रूप में देते हैं। औषधि चक्र के अंदर सल्फर चक्र हो गया, कैल्शियम चक्र हो गया, फास्फोरस चक्र हो गया। अब देखो बेटा अपने को एक तो कार्बन चक्र याद रखना और एक कौन सा चक्र याद रखना, फास्फोरस चक्र याद रखना। अब कार्बन चक्र के अंदर हमने मान लिया कि पारितंत्र के अंदर जो कार्बन चक्र है शुष्क भाग में यानी कि नम भाग के अंदर 49% कार्बन होती है और 71% समुद्री जल के अंदर आपकी क्या मिलती है, कार्बन मिलती है। उसके बाद में लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम आदि से कौन निकलती है, आपके कार्बन निकलता है, या मनुष्य क्रियाकलापों से भी क्या निकलता, कार्बन निकलता है। अब देखो इसका सिस्टम क्या है कि हमने बात कर ली भाई वायुमंडल से CO2 का निकलना, पेड़ पौधे। अब देखो इसका एक तरीका और भी है कि जैसे मैंने बोल दिया पेड़ पौधा आपके जीवाश्म, किससे, जीवाश्म हो गया, जीवाश्म के अलावा ईंधन हो गया, ईंधन के अलावा क्या हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम हो गया। इन सब से कौन निकल रही है, कार्बन। कौन निकल रही है, कार्बन। ये कार्बन किस पे आ रही है, पादपों के अंदर। पादपों के अंदर का मतलब हो गया, सॉरी ये कार्बन आपकी किसके अंदर आ रही है, इकोसिस्टम यानी कि किस में आ रही है, पर्यावरण के अंदर आ रही है। जब ये पर्यावरण के अंदर आई है
तो इसको ग्रहण कौन करेगा? उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे इसको क्या करेंगे? ग्रहण। उत्पादक के ऊपर कौन निर्भर रहता? उपभोक्ता। कौन निर्भर रहेगा? उपभोक्ता। अब ये उपभोक्ता वापस से इनका क्या करेगा? उपयोग, यानी कि एक साइकिल चलता रहता है और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? कार्बन चक्र के नाम से जानते हैं। फिर अपने पास में बेटा आता है फास्फोरस चक्र। कौन सा चक्र आता है? फास्फोरस चक्र। अब फास्फोरस चक्र के अंदर हमेशा याद रखना कि जैसे मैंने बात कर ली चट्टान, जो चट्टान है इन चट्टानों के अंदर फास्फेट होता है। कौन होता है? फास्फेट। अब जब इन चट्टानों का अपक्षय होता है, अपक्षय का मतलब घसाव होता है, तो वहां से कौन निकलता है? फास्फेट। अब ये जब इनका अपक्षय हुआ तो ये चट्टान कहां पर पहुंचती है? मृदा के अंदर। तो मृदा के अंदर पहुंचता कौन है बेटा? फास्फेट। अब ये जो फास्फेट पहुंचा है मृदा से, तो ये मृदा से किस में पहुंचेगा? पादपों में। पादपों से ये किस में पहुंचेगा? उपभोक्ता में। किस में पहुंचेगा? उपभोक्ता में। जब उपभोक्ता की मृत्यु होती है, मृत होते हैं, तो वापस से वो किस में बदलते हैं? चट्टान के अंदर। यानी कि हमेशा याद रखना फास्फोरस का प्रमुख घटक फॉस्फेट है। अब इसमें जैसे हमारे पास में दिया हुआ है कि सभी फास्फोरस सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण घटक है। ये आपके न्यूक्लिक अम्ल, जो आपके एटीपी, एडीपी, जीटीपी यौगिकों का महत्वपूर्ण घटक भी होता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार क्या होता है? फास्फेट के रूप में होता है। और इसके बाद में हमने ये पढ़ लिया है कि आपके पास में क्या आएगा? चट्टानों के रूप में। यदि चट्टान के रूप में है तो उसका अपक्षय होगा मृदा के अंदर पादपों के रूप में, और फिर उपभोक्ता, और उसके बाद में जैसे ही उपभोक्ता की मृत्यु होगी तो उसके बाद में वापस वो किस में बदल जाएगा? चट्टान के रूप में बदल जाता है। ये आपका बेटा इकोलॉजी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाता है। हमने बात कर ली पूरे इकोसिस्टम के बारे में। फिर बता रहा हूँ बेटा, इकोसिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पिरामिड का ध्यान रखना है, आपके खाद्य श्रृंखला का ध्यान रखना है, खाद्य जाल का ध्यान रखना है। इसके अलावा फास्फोरस चक्र और कौन सा चक्र? कार्बन चक्र आपको इस यूनिट के अंदर पढ़ लेने हैं, और इसमें से कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद में अपने पास में और यूनिट बचेगा एक, आपको पढ़ना कौन से? पॉल्यूशन वाला। वो मैं आपको समझा दूंगा। अब इसके डिटेल्स नोट्स हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। मैम को बोल देना, उससे उनको मैं भेज दूंगा। और नहीं भी होता है तो आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, कीप टाइट।